नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कल रविवार दो टीमें आमने सामने होंगी जो अब तक इस वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला हारी नहीं। एक टीम है भारत, इंडिया, और एक टीम है न्यूजीलैंड। मजे की बात यह है कि 2019 वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी न्यूजीलैंड के हाथों ही टूटा था। वो सेमीफाइनल में भारत हारा था। तो कहीं ना कहीं आप इसे रिवेंज मैच भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उस हार का बदला लेना है। लेकिन उस हार के बदले से ज्यादा बड़ी कहानी यह है कि अगर भारत ये मैच जीतता है, जो कि उसको जीतना चाहिए, तो फिर इस वर्ल्ड कप में इंडिया का वर्चस्व कामिल हो जाएगा। कल मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। तो अगले 1 घंटे हम बात इसी मैच की करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह 3 वर्ल्ड चैंपियंस होंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मदन लाल जी हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि हरभजन सिंह तो मुंबई से जुड़ेंगे, लेकिन धर्मशाला से सुनील गावस्कर साहब है। सनी भाई धर्मशाला में है, यानी कि ग्राउंड जीरो। फिलहाल तो उन्हें देख के लग नहीं रहा है कि उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि वो शायद एक पतले से कार्डिगन में है। और साथ ही साथ राहुल रावत आपको दिख रहे हैं, वो धर्मशाला ग्राउंड के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, जहां थोड़ी देर पहले भारत के कोच राहुल द्रविड़ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी हाइलाइट्स क्या है वो भी दिखाते हैं। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, भारत की टीम प्रैक्टिस कर रही है। तो बड़ा सवाल पहले यही है राहुल आपसे कि हार्दिक पांड्या की जगह अब ये बैलेंस टीम का कैसे होगा? देखिए, यही सवाल जो आपने पूछा है थोड़ी देर पहले राहुल द्रविड़ से भी पूछा गया था, और राहुल द्रविड़ ने ये बात कबूली कि हार्दिक पांड्या के ना होने से भारतीय टीम का बैलेंस थोड़ा बहुत हिलता है। अब सवाल ये होता है कि एक बल्लेबाज, स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज आपको लाना पड़ेगा। अब वो बल्लेबाज कौन से हो सकते हैं, ये भी उनसे पूछा गया। तो राहुल द्रविड़ ने ये कह दिया कि अगर हमें कोई इन्फोर्सर चाहिए जो टुवर्ड्स द एंड जो लोअर मिडिल ऑर्डर में रन बनाए, तो हम सूर्य कुमार यादव के साथ जाएंगे, और अगर हमें एक टॉप और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चाहिए तो हम ईशान किशन के साथ जाएंगे। अब यहां पर आपका जो टॉप 4 है या टॉप 5 है वो ऑलरेडी पैक हो चुका है। इसका मतलब सूर्य कुमार यादव लगभग लगता है कि उनके चांसेस ज्यादा हैं। जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त मेरी बाईं तरफ इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है। तेज गेंदबाजों की अगर बात करें तो सिर्फ अभी मोहम्मद सिराज दिख रहे हैं। वहां अश्विन भी थे जिन्होंने विराट कोहली को भी गेंदबाजी करी। मोहम्मद शमी अभी तक यहां नहीं दिखे हैं, वो अंदर ग्राउंड में हैं। उनको देखना होगा कि वो आते हैं और वो क्या करते हैं फिर। तो उस लिहाज से एटलीस्ट सूर्य कुमार यादव लग रहा है कि वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और राहुल द्रविड़ की अगर माने तो काफी हद तक उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि भारतीय टीम 3 तेज गेंदबाजों के साथ भी जा सकती थी। जैसे ही लोगों को लगा कि अच्छा 3 तेज गेंदबाजों के साथ जा रही है, वहीं राहुल द्रविड़ ने कहा कि 3 स्पिनर्स के साथ भी जा सकती है। बट मेरा मानना यह है कि भारतीय टीम इन कंडीशंस में, क्योंकि इस वक्त जो विकेट है उस पर थोड़ा सा ना घास है। ये बड़ी खबर है कि ग्राउंड जीरो जहां पर राहुल रावत है, वो कह रहे हैं जी विकेट पे घास है। वहां पर टेम्परेचर भी गिर चुका है। ड्यू तो होगी ही होगी। सनी भाई, राहुल द्रविड़ वो तो जानते हैं कि गुगली कैसे फेंकनी है। उनके मुंह से निकला कि हम 3 तेज गेंदबाजों के साथ जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने नहीं 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। वो 3 विकेट कीपर्स भी कह सकते थे। लेकिन आपके लिहाज से भारत की आइडियल 11 वो क्या है, ये देखते हुए कि हार्दिक पांड्या नहीं है? देखिए, हार्दिक पांड्या ना होने से दो खिलाड़ियों को लेना पड़ेगा। एक मुझे लगता है कि क्योंकि इनकी सीम बॉलिंग भी इतनी अच्छी रह चुकी है वर्ल्ड कप में, उनकी सीम बॉलिंग का जो नुकसान हुआ है उनके नहीं खेलने से, उसके लिए आपको एक सीमर को खिलाना पड़ेगा, मतलब मोहम्मद शमी को खिलाना पड़ेगा। और जैसे कि राहुल रावत ने हमें बताया कि वहां पे घास है, तो जरूर फास्ट बॉलर, सीम बॉलर जरूर काम आएगा। और अगर उन हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि नंबर 6 पर अगर आपको खिलाना है, तो आप बाएं हाथ के ईशान किशन को खिला सकते हैं। और जैसे कि राहुल द्रविड़ ने बताया कि सूर्य कुमार यादव जो फिनिशर के नाते होंगे, क्योंकि हमारी जो टॉप 4 बल्लेबाज है, टॉप 4-5 राहुल को गेंद कर अच्छे फॉर्म में है, तो शायद नंबर 6 पर जो बल्लेबाजी करने आएगा उसको शायद 8-10 ओवर ही मिलेंगे, ज्यादा ओवर नहीं मिलेंगे। और उसके लिए शायद सूर्य कुमार यादव ज्यादा फायदेमंद होंगे और ईशान किशन नहीं। चॉइस सनी भाई की ईशान किशन हो सकते थे, लेकिन हालात देखते हुए हो सकता है। और जिस तरह राहुल द्रविड़ ने भी एक हल्का सा संकेत वहां पर दे दिया, आपको सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी दोनों कल दिखें। लेकिन यह नहीं भूलना कि यह मैच न सिर्फ इस वर्ल्ड कप की कहानी है, बल्कि ये पिछली अधूरी कहानी भी।
वो दिन मदन जी, वो शाम तो कहां भुला सकते हैं, वहां तो सपना टूट गया था। लेकिन 4 साल बाद अब दोबारा से उस सपने को आप हकीकत में बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड, ये दो टीमें इस वक्त अनबीटेबल है। ये दोनों टीमें हारी नहीं है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका एक अलग तरह की क्रिकेट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया अलग तरह की क्रिकेट खेल रहा है, और ये तो साफ होता जा रहा है कि ये 4-5 टीमें हैं जिनके दरमियान ये लड़ाई चलेगी। लेकिन भारत को कल की लड़ाई जीतनी है कई वजहों से। जैसे मैं आपको बता ही रहा था, सबसे बड़ी वजह यह है कि आप इस टूर्नामेंट में मोमेंटम अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरी वजह यह भी है कि आप टेस्ट करना चाहेंगे मदन जी अपने आप को ऐसी कंडीशंस में, जैसे राहुल ने बोला, हल्का घास है, रात को ठंड हो गई, पता नहीं आप टॉस जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन ऐसी कंडीशंस में आपका इम्तिहान हो जाएगा नॉकआउट से पहले। नहीं, डेफिनेटली होगा, क्योंकि देखिए अगर घास रखा हुआ है शिमला में, धर्मशाला में आप मैच खेल रहे हैं तो थोड़ी ठंडी जरूर है, गेंद सीम भी करेगा, क्योंकि अभी नॉर्थ इंडिया में जो थोड़ी सी ठंडी हो चुकी हुई है तो गेंद तो सीम करेगा ही करेगा। बाकी अगर दोनों टीमों की विक्रांत तुलना करें तो दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने रन बनाए, उनके बल्लेबाजों में रन बनाए। अगर पैटर्न से देखें तो उनके भी टॉप क्लास जो बल्लेबाज हैं उन्होंने रन बनाए। हमारे अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं बॉलर्स, अगर उनके बॉलर्स ने भी विकेट्स निकाले हुए हैं। पर ये देखने वाली बात यह है कि भारत को ये मैच को जीतना बहुत भारत के लिए जुड़ा, और जैसे आपने कहा कि आपकी टेस्टिंग हो सकती है। और देखिए ऐसे टफ मैचेस होना भी बड़ा एक आपको, अगर आप जीतते हैं तो आपको एक आत्मविश्वास दिलाता है। और हार्दिक पांड्या के जाने से थोड़ा सा टीम में थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन वो अब देखें, किसी भी बड़ी टीम को मुझे तो लगता है मदन जी तैयार रहना चाहिए कि आपका कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर अच्छी बात यह है कि लीग स्टेज में हो गया। अच्छी बात यह है सनी भाई कि लीग स्टेज में हो गया। शायद वो लखनऊ वाला अगला मैच जो है उसके लिए फिट भी हो जाएंगे। हार्दिक पांड्या बैलेंस देते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त जब हम सनी भाई बात कर रहे हैं, कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं है। फिल इन द ब्लैंक यानी कि यार ये कमजोरी है। आपके तेज गेंदबाजों ने, अगर आप आंकड़ा देखें, विकेटें ली हैं। आपके स्पिनरों ने भी उससे जबरदस्त गेंदबाजी की है। जी बिल्कुल, मतलब एक संतुलित टीम बनती थी हार्दिक पांड्या की टीम में होने से। अब क्या है कि सूर्य कुमार यादव को भी मौका मिल सकता है और मोहम्मद शामी को भी मौका मिल सकता है। हमने शार्दुल ठाकुर को देखा है, शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी में भी थोड़े से मतलब काबिल है, पर क्या उनकी बल्लेबाजी की हमें ज्यादा जरूरत है या मोहम्मद शामी की बॉलिंग की हमें ज्यादा जरूरत है? ये हमें सोचना होगा। ये हमें इसी सोच से हमें मैदान में उतरना होगा। बैटिंग की तो जरूरत है, क्योंकि हमारे पास नहीं तो 5 ही बल्लेबाज है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने देखा है कि हमेशा पहले 2-3 ओवरों में ट्रेंट बोल्ट या मैट हेनरी विकेट लेते, तो उसके लिए भी एक बैलेंस होना चाहिए, उसके लिए भी एक प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो हम 6 बल्लेबाजों से जा सकते हैं, और हमारे पास क्योंकि घास होने वाली है, 3 फास्ट बॉलर लेके जाएंगे तो हमारी अटैक भी काफी संतुलित होगी, क्योंकि कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा स्पिन भी कर सकते हैं। और इस विकेट पे सनी भाई आप 3 स्पिनर नहीं खिला सकते। शाम को अगर आपकी गेंदबाजी आती है, वहां पर ओस भी गिरेगी, ऊपर ये छोटा मैदान भी है, हाई ऑल्टीट्यूड है, तो गेंद ट्रैवल भी करता है, आपका मिस हिट भी जो है वो चक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की ताकत क्या है? क्योंकि न्यूजीलैंड में कुछ तो ऐसा होगा भाई, जब से हम उनसे आईसीसी टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। और सनी भाई आपके जमाने की मैं बात बता रहा हूं, मदन जी आपके जमाने की, अगर आंकड़ा स्क्रीन पर आ जाए, 1975 से जब से आईसीसी टूर्नामेंट शुरू हुए, एक तो है जी वर्ल्ड कप, ये 50 ओवर का, उसमें भारत ने 10 मुकाबले खेले हैं न्यूजीलैंड के साथ अब तक वर्ल्ड कप में। 7 वो जीते हैं और 3 इंडिया जीता है। 2 जीते थे 1987, उनमें से एक मैच वो था सनी भाई जिसमें आपका 100 था, और एक मैच इंडिया जो लास्ट उनसे जीता था वो था 2003 जोहानिसबर्ग। यानी कि 20 साल से भारत ने किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट, मैं सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को हराया ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सनी भाई मौका एक रहता है कि भाई नॉकआउट में ये मैच आए, उससे पहले लीग में ये जो कहते हैं ना मंकी ऑफ योर बैक, ये पीठ से उठा दीजिए, उसको हटा दीजिए। हाँ डेफिनेटली विक्रांत, बात क्या है कि देखिए जब आप न्यूजीलैंड से खेलते हैं हमेशा उनका प्रदर्शन जो है अच्छा ही रहा है, और ये एक अनसंग टीम है, बट वो बड़ी इफेक्टिव टीम है। अगर उनकी फील्डिंग प्लस है, अगर उनके जो बल्लेबाज हैं उन्होंने वो भी एक, अगर देखा जाए तो वो बड़े, मैं समझता हूँ कि बड़े अटैकिंग बैटिंग भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि भारत के जो हमने 3 मैचेस जीते हैं,
ये तो पास्ट है, हिस्ट्री है। पर ऐसा नहीं है कि आप इनके खिलाफ मैच नहीं, जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस चल रही है, जैसे हमारे पास मोमेंटम चल रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है भारतीय टीम के साथ, इस वक्त भारतीय टीम की जो बॉलिंग अटैक है वो सबसे बढ़िया नजर आ रहा है। जी। क्योंकि जब आपके पास बॉलिंग अटैक अच्छा होगा तो आपके जीतने के चांसेस भी ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि टीम को आउट करना है, आउट करने से आपके 3-4 मैचेस देखिए आप, उसमें भारतीय बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और हर टीम को उन्होंने आउट किया है। और इससे ही दर्शाता है कि अगर आप कल का मैच का मुकाबला देखें तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम डेफिनेटली फेवरेट जरूर है, पर जीतने से ही आप फेवरेट बन सकते हैं। नहीं, सही बात है, क्योंकि टूर्नामेंट में बाकी टीमें भी हैं इस वक्त। इसमें कोई शक नहीं कि न्यूजीलैंड, इंडिया, दो ऐसी टीमें हैं जो हारी नहीं। कल एक तो हारेगी। इस वक्त जब हम कल मिलेंगे तो लग रहा होगा एक टीम हारने वाली है। सनी भाई, न्यूजीलैंड की टीम में क्या है जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में आकर वो अपने खेल के स्तर को इतना ऊपर ले जाते हैं? खास तौर से इस वर्ल्ड कप में तो उन्होंने कमाल किया है। ऐसा क्या खास है उनके अंदर? देखिए, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स ऐसे हैं, इनको ज्यादा मौका नहीं मिलता एकदम वर्ल्ड के स्पॉटलाइट में आने के लिए। आप बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो बायलैटरल सीरीज तो दो देशों के बीच में होती है, पर वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज है जो ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप है जो 4 साल के बाद ही आता है। तो वर्ल्ड में मतलब इंप्रेशन करने का मौका होता है, तो वो न्यूजीलैंड दो हाथ से पकड़ के लेते हैं। न्यूजीलैंड आप जानते हैं डाउन अंडर एक छोटा सा देश है, तो उनकी उनकी पॉपुलेशन भी मैं समझता हूँ कि कुछ 15 या 20 मिलियन की पॉपुलेशन है उनकी। तो इनके लिए ये एक बड़ा मौका होता है और वो इसीलिए अपना गेम को और ऊपर के स्तर पर लेके जाते हैं, और एक क्योंकि उनके पास ये मौका होता है और वो मौका छोड़ना नहीं चाहते। आप उनके बल्लेबाजों को देखिए, आप उनके बॉलर्स को देखिए, वर्ल्ड कप आता है तो उनका बिल्कुल जो प्रदर्शन होता है वो एक अलग स्तर का होता है। 12 जब अभी तक वर्ल्ड कप हो गया, उसमें से 8 बार वो सेमीफाइनल आ चुके हैं। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 2015 और 2019 के वो रनर्स अप है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के लिए एक अपनी स्पेशल परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के लिए रखते। सही बात है। और एक ऐसी टीम जब वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले जब आवाज आनी शुरू होती है, बिगुल बजना शुरू होता है, न्यूजीलैंड की बात कोई नहीं करता। हमें ऑस्ट्रेलिया दिखता है, हमें इंग्लैंड दिखता है, इंडिया तो दिखता ही है, कभी कभी पाकिस्तान भी दिख जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड जब टूर्नामेंट शुरू होता है चुपचाप आता है। हरभजन, क्योंकि 2011 में आप जीते थे, उसके बाद पहली बार इंडिया में हो रहा है। और उस दिन भी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा यार ये टीम जो है ना इंडिया की, ये दिख रही है जीतने वाली, दिख रही है जीतने वाली, और जीतने के दरमियान जो अंतर है, जो फासला है, उसे भारत कैसे पाटे? मैं तो भारत की तरफ आते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि भारत की तरफ ये कप जो है वो धीरे धीरे आ रहा है। आई थिंक इंडिया इज प्लेइंग फार बेटर देन एनी अदर टीम, और इंडिया लग रहा है कि चैंपियन की तरह खेल रहा है, क्योंकि बल्लेबाजी करने जाते हैं तो किसी टीम के पास तोड़ होता नहीं है कि ऊपर से कोई 3-4 आउट कर दे या फिर कोई इंडियन टीम को प्रेशर में डाला हो। वहीं गेंदबाजी में भी चाहे ऊपर से पार्टनरशिप लगती है तो कोई ना कोई विकल्प ऐसा निकल के आता है, कुलदीप के रूप में या फिर सिराज के रूप में या हार्दिक पांड्या के रूप में, जो आके 1-2 विकेट लेता है और वो जो अपॉर्चुनिटी का जो गेट है, दरवाजा है, वो खोल देता है। तो आई बिलीव टीम इज लुकिंग सेट, और उम्मीद करता हूँ ये जो कारवा है ना ये रुके ना, क्योंकि अगर अब नहीं तो कब, ये वो वाला हिसाब हो गया है। और अगर इस टीम को कोई हरा सकता है तो शायद वो इंडियन टीम का खुद का जो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस ये ला सकता है, और कुछ मुझे नहीं लगता है किसी के पास उतना दमखम है कि इस भारतीय टीम को कोई हराए। यह भी होता है जो 2011 ने हमें सिखाया कि बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको शुरुआत हो सकता है कि हल्की फुल्की स्लो भी हो जाए, लेकिन आपको सही वक्त पर पीक करना होता है, जो 2011 में भारत ने किया। वहां तो खैर एक मैच भारत हारा था, एक मैच टाई हुआ था। हरभजन, इस टीम में, यानी कि ये जो टीम अभी तक 4 मैच खेलते आपको दिखी है, इस टीम में 2011 की आपकी टीम में कोई पैरेलल या कोई सिमिलैरिटी दिखती है आपको? पैरेलल देखिए, जब आप जीतते हो तो एक टीम का माहौल तो अच्छा बनता ही है, और आई एम श्योर ये 4 जीत के चलते हुए टीम का माहौल जो है वो बड़ा अच्छा बना हुआ होगा, और जो कॉन्फिडेंस है टीम का वो अलग लेवल पे रहता है। और देखिए, आपने एक मैदान पे नहीं जीता, आपने हर मैदान पे जाके फतेह करी है,
चाहे वो पूना हो, फिर चेन्नई हो या दिल्ली हो, जहाँ जहाँ गए हो वहाँ वहाँ जाके अच्छी क्रिकेट खेली है। अगला मुकाबला जो है वो न्यूजीलैंड के सामने है। वो न्यूजीलैंड ने भी कोई मैच हारा नहीं है, वो भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके पास भी बिल्कुल। बल्लेबाजी है। इन कंडीशंस में उन्होंने भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करी है, गेंदबाजी भी उनकी थोड़ी जो है वो ठीक ठाक है। तो वो मुकाबला तगड़ा होगा। मुझे लगता है कि यही दो टीमें हैं जो हो सकता है फाइनल में भी हमें देखने मिले। तो देखिए, ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कि कौन-सी और टीमें होंगी, क्योंकि और कोई बाकी टीमें उतनी अच्छी खेल नहीं रही हैं। तो ये जो जो टीमें हैं न्यूज़ीलैंड एंड इंडिया, मुझे लगता है ये फाइनल की प्रबल दावेदार हो सकती हैं। 4 में तो देखिए हो सकता है आपको दोबारा घूम फिर के ऑस्ट्रेलिया शायद वहाँ पे पहुँच जाए, शायद पाकिस्तान भी पहुँच जाए, बट मुझे नहीं लगता कि वो फाइनल खेलने का मादा रखती हैं। भारत और न्यूज़ीलैंड 2 टीमों ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। एक टीम का नाम तो आप भूल गए जो इस वक्त मुंबई में आग लगा चुकी है। 400 रन उन्होंने दिल्ली में बनाए थे, 399 आज साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं मुंबई में। हो सकता है इंग्लैंड का दरवाजा आज खत्म हो जाए। राहुल, ब्रेक से पहले धर्मशाला की कंडीशंस क्यों बदलती हैं? क्यों ऐसा है कि वहां पर बल्लेबाजी मुश्किल होती है? और दूसरी बात, ये टीम सऊदी क्या खेलेंगे? क्योंकि टीम सऊदी ने हमेशा इंडिया के खिलाफ यार परफॉर्मेंस जबरदस्त दी है, अब तक इस वर्ल्ड कप में वो दिखे नहीं थे। कल न्यूजीलैंड की जो प्रैक्टिस हुई थी उसमें मुझे लॉकी फर्ग्यूसन नहीं दिखे, मुझे उसमें टिम साउदी दिखे। और टिम साउदी अगर वो फिट हैं, अवेलेबल हैं, तो वो अपनी 11 में, यानी न्यूजीलैंड की 11 में बस उनका इंक्लूजन होना ही होना है। स्पेशली जब कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं तो टिम साउदी जो मूवमेंट पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, उनका हाई आर्म एक्शन है, ऊपर से बॉल डालते हैं, प्लस इन कंडीशंस में जहां पे बॉल अच्छा खासा मूव करेगा तो टिम साउदी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, गेंदबाज हो जाते हैं। प्लस इस पूरे अगर आप वर्ल्ड कप में देखें जो बीच में फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल हुआ है, जहां पे विकेटें ली हैं, और टिम साउदी की एक ही खास बात भी हो गई कि उनको बीच में लेकर आते हैं और विकेट ले लेते हैं। रहा सवाल इन कंडीशंस का, जैसे मैंने बताया कि विकेट पे थोड़ी बहुत घास थी जिसको हो सकता है कि क्यूरेटर हटा दे जब तक मैच खत्म हो, और ये फ्रेश विकेट है। ये विकेट अब तक जो कुछ मैचेस यहां पर हुए हैं, इंक्लूडिंग जो नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, ये फ्रेश विकेट है, ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे आपने खुद बताया कि हाई ऑल्टीट्यूड है, टेम्परेचर जो है वो डिप करता जा रहा है। ये करीब इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं आपसे तो करीब 16 के आसपास टेम्परेचर है, 16-17 का टेम्परेचर है। तो बॉल आपका मूव करेगा, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, और टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो टॉम लेथम ने भी माना और राहुल द्रविड़ ने भी माना। क्योंकि बाद में अगर आपने 6-7 ओवर शुरुआत के सरवाइव कर लिए तो उसके बाद ये है कि बॉल बहुत ज्यादा टर्न नहीं करेगा और विकेट पे, बैट पे अच्छा आएगा। ओस भी गिरेगी, और ये भी होता है कि रात को क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड और ज्यादा हवा पतली होती है तो गेंद और ज्यादा ट्रैवल भी करता है। बड़ी खबर लेकर आए हैं, वो शायद भारतीय फैंस के लिए इस वक्त अच्छी नहीं है। अभी अभी अब से तकरीबन 10 मिनट पहले भारत को एक और झटका लग गया। सूर्य कुमार यादव को नेट में गेंद लग गया। वो थ्रो डाउन्स ले रहे थे और थ्रो डाउन लेते हुए एक गेंद उनकी रिस्ट पर लगा। उसके बाद ये तस्वीरें देखी आपकी स्क्रीन पर, वो बाहर आ गए। बाहर आकर कोचेस, सारे सपोर्ट स्टाफ जाहिर तौर पर पैनिक कर जाते हैं। पैनिक हुआ, उन्होंने आइस पैक लगा लिया है। अब आइस पैक ट्रीटमेंट जो है पिछले 10-15 मिनट से चल रही है, और ये मुझे लगता है राहुल भारत के लिए एक बड़ा झटका है। क्योंकि आप भी कह रहे थे, सनी भाई ने भी कहा, मदन जी, हरभजन सिंह, कि सूर्य कुमार यादव के 11 में खेलने के इम्कानात है। यहां तो उनको भी चोट लग गई। देखिए, जब हम ब्रेक पे थे तो जैसे ही हमने ब्रेक ली तो मैं उस तरफ गया, क्योंकि बहुत दूर नहीं है यहाँ से, करीब 50 मीटर की दूरी है जहां पर नेट्स चल रहे हैं। और वहां देखा कि सूर्य कुमार यादव रघु थ्रो डाउन्स दे रहे थे और उनकी दाहिनी रिस्ट पे वो चोट लगी, और उसके बाद उन्होंने नेट्स नहीं करे, उन्होंने एक स्ट्रैप बांध दिया उनका। और अभी अभी थोड़ी देर पहले वो और मोहम्मद सिराज जो हैं वो नेट्स खत्म करके अपने जा चुके। उनसे पूछा कि आप ठीक हैं, तो उन्होंने बस स्माइल किया अपने अंदाज में। और इस वक्त जैसे आपने कहा, और थोड़ी देर पहले ईशान किशन जब बैटिंग कर रहे थे, उनको सर के पीछे मधुमक्खी ने काट लिया और उन्होंने भी उसी वक्त अपने नेट्स छोड़ दिए।
और उनके साथ भी थोड़ा देसी इलाज जो हम कहते हैं ना कि लोहा रगड़ लेते हैं, तो उनके साथ भी वही हुआ। तो दो जो विकल्प आपके हम मान रहे थे हार्दिक पांड्या के, पहले मधुमक्खी ने काटा ईशान किशन को और उसके बाद रिस्ट पे इनके चोट लगी है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है, कहीं स्वेलिंग आती है, कोई डिस्कम्फर्ट। हालांकि बहुत ज्यादा परेशान दिखे नहीं सूर्य कुमार यादव, जब जा रहे थे आराम से उनकी रिस्ट स्ट्रैप्ड थी और वो हाथ हिलाते हुए जा रहे थे। मैंने पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने खाली मुस्कुरा कर अपना जवाब दे दिया, और क्योंकि औपचारिक तौर पर वो कुछ कह नहीं सकते। सनी भाई, मुझे नहीं मालूम कि इस उम्र में अगर मैं ये कहूं कि आपकी जरूरत बैटिंग में पड़ सकती है तो आपको कैसा लगेगा, लेकिन ये तो पिछले 15-20 मिनट ये अल्फ्रेड हिचकॉक वाली बात हो गई कि जो दो विकल्प हैं बैटिंग के, मधुमक्खी काट गई है ईशान किशन को और सूर्य के हाथ पर गेंद लग गया। देखिए, मधुमक्खी के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक जैसे कि नेचुरल बनती है, आपको पता भी नहीं चलता कहाँ से मधुमक्खी आके आपको काट सकती है। पर नेट प्रैक्टिस के लिए ये सबसे जरूरी है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन करिए अपने आप को, और खास करके जब आप थ्रो डाउन ले रहे हैं, क्योंकि थ्रो डाउन होता है तो गेंद काफी तेजी से आती है और छोटा सा भी अंतर होता है। ऐसा नहीं कि थ्रो डाउन 22 यार्ड से करते हैं जैसे कि बॉलर करते हैं, तो उनके खिलाफ आपको और ज्यादा प्रोटेक्शन होना चाहिए। मुझे पता नहीं कि बाएं हाथ या दाएं हाथ को गेंद लगी, पर जो भी हो आपको उसका प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। राइट हैंड में लगी है सनी भाई, राइट हैंड में लगी है, राइट हैंड में लगी है। मैंने मेरे आखिरी 4-5 साल, मदन जी भी जानते हैं, 4-5 साल मैंने नेट प्रैक्टिस कभी नहीं की, क्योंकि भारतीय मैदानों में नेट पिचेस बहुत कम ऐसी होती है कि जो अच्छी होती है। लेकिन देखिए ना, अभी राहुल ने खबर दी कि सूर्य को हाथ पर गेंद लग गया, ईशान को मधुमक्खी काट गई। अब इन दोनों में से एक को 11 खेलना है, होपफुली दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन मदन जी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये दोनों तो सीजन जिसे कहते हैं कैंपेनर्स, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये बीच में, लेकिन वहां पर कंडीशंस बिल्कुल अलग होंगी जो अभी तक भारत खेला है। सीम करेगा बॉल, स्विंग भी करेगा, डेफिनेटली करेगा, स्विंग करेगा। और देखिए उनके पास ट्रेंट बोल्ट जो है गेंद का अच्छा सीम करते हैं शुरू में। पर ये देखिए जो रोहित शर्मा है और विराट कोहली अच्छी फॉर्म में है, और रोहित शर्मा जो है उन्होंने मेरे ख्याल उन्होंने इस वर्ल्ड कप में ये डिसाइड कर लिया कि आई विल अटैक एंड गेट दैट 10, आई यूज द 10 ओवर, द पावरफुल प्ले जो होते हैं। बट एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि श्रेयस अय्यर, देखिए आप जब सेट है ना, आप अपनी विकेट मत थ्रो करिए, क्योंकि आप इतने अच्छे बैटिंग कर रहे थे, 32 रन पे आपने विकेट थ्रो। शुभमन गिल, अगर कोई बात करनी है विराट कोहली, शुभमन गिल विराट कोहली से करे कि 100 कैसे बनाया जाता है, क्योंकि देखिए आपको मौका मिल रहा है, आप इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 52 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, फिर आपने अपना विकेट अगर आप थ्रो कर देते हैं। कई बार ऐसा हो देखने में आया भी है कि जब ऐसे एक दो बैट्समैन अपनी विकेट को थ्रो करते हैं सेट हुए, तो गेम पलटा भी मारती है। सही बात। कोई ऐसा नहीं होता कि आपका सेम पैटर्न में आपकी गेम चलती रहेगी। बाकी आपकी फील्डिंग टॉप क्लास, बिल्कुल टॉप क्लास फील्डिंग मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप जो में न्यूजीलैंड की भी है, जो न्यूजीलैंड के पास भी है। हाँ, जो न्यूजीलैंड के पास भी है, बट अभी तक हमारे बॉलरों का जो साथ दे रही है फील्डिंग, तो मैं समझता हूँ कि इतनी कमिटमेंट मैंने कभी पहले नहीं देखी इंडियन टीम की। तो अभी देखिए इन कंडीशंस में हम ये कहते हैं कि यार सामने वाले के पास सीम कराने वाले बॉलर हैं, स्विंग होगा, ट्रेंट बोल्ट, टीम सऊदी, मैट हेनरी, ये तीन जबरदस्त। बट भारत के पास बुमराह है। मतलब मैं ये मानता हूं कि ठीक है बैटिंग डिसाइड करती है वर्ल्ड कप, बट अगर इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीतना है, जितना आपके 5 बैट्समैन हैं, मेरा मानना है कि बुमराह उन सबसे आगे हैं अगर उनकी कंट्रीब्यूशन आती रहेगी तो। जी, अगर आप देखेंगे, अगर बैटिंग कंपैरिजन भी करेंगे, तो आप देखेंगे कि भारतीय टीम के जो 1, 2, 3, 4 है और न्यूजीलैंड के 1, 2, 3, 4 है, वो उनसे देखिए कौन बेहतर है। तो हमारे जो बुमराह, सिराज और अगर शमी खेलेंगे कल, तो उनको निपटना चाहिए। पर होता है उल्टा कि ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी, हमारे जो 3-4 है जिन्होंने इतने सारे हजारों रन किए हैं, वो निपटे जाते हैं। तो उससे बचना होगा। किस तरह से बचेंगे, किस तरह का अप्रोच होगा, किस तरह की इंटेंट होगी। देखिए हम लोग काफी सुनते हैं, ये इंटेंट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है 50 ओवर के मैच में कि आपको सेंसिबल क्रिकेट खेलनी चाहिए, स्मार्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। और अगर वो खेलेंगे तो जो एबिलिटी इस इंडियन टीम में है, उनको तो वर्ल्ड कप जीतना चाहिए।
सर मैं एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्रविड़ से भी पूछा गया। आप जानते हैं आईसीसी ने जो पहला मैच हुआ था चेन्नई इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जो अहमदाबाद पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, उन पिचेस को एवरेज कह दिया है। अभी आए राहुल द्रविड़ गुस्से में, उन्होंने बोला यार ये आईसीसी ने इन पिचेस को एवरेज कैसे कह दिया है। और मैं तो हैरान हूं कि अहमदाबाद में तो भी पाकिस्तान एक स्टेज पे 30 ओवर में 155 था। तो मैं यही है सवाल की मतलब क्या अब हमें उस तरह की पिचेस चाहिए जहां 500 रन बने? देखिए, आईसीसी के हर मैच में अलग अलग मैच रेफरी है। वो उनको क्या क्राइटेरिया दिया जाता है कि किस तरह से वो रेटिंग करे, वो तो पब्लिक है नहीं। अगर पब्लिक हो जाए तो उससे पता चलेगा कि हाँ भाई ये सचमुच एवरेज है या ये खराब पिच है। वो जो यहां पर आप कितने क्राइटेरिया है runs करते अगर हैं expect? आईसीसी, क्योंकि आईसीसी जो क्राइटेरिया देती है मैच रेफरी को, क्राइटेरिया होगा ना कि इस तरह से आप डिसाइड कर सकते, रेटिंग दे सकते हैं। तो वो अगर पब्लिक में आ जाए, पब्लिक में आएगा तो फिर लोगों को भी पता चलेगा, फैंस को पता चलेगा कि क्या भाई सही माने ये एवरेज पिच है कि नहीं। चलिए सनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, मदन जी आपका भी। राहुल नजर रखिए भाई, किसी और को चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अब शायद भारत के पास स्कोप भी नहीं है। तो कल 2 बजे मुकाबला है। हम लोग हमेशा की तरह आज तक पर रहेंगे। ये दिग्गज हमारे साथ रहेंगे, प्लस सुरेश रायना भी आ जाएंगे स्टूडियो में। तो आप तो जुड़िए। लेकिन उसके अलावा जैसे अभी इंग्लैंड देखिए, वर्ल्ड कप टाटा बाय बाय खत्म उनका होने वाला है। तो वो सब कवरेज कहां पर चल रही है? हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।